हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 12 के इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस रहते हैं उनके बारे में। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.1 हमारे पास है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस पेयर having charge of 2 into 10 to power minus 7 coulomb and 3 into 10 to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in the air। यहाँ पे हमें फोर्स जो निकालना है वो स्फेयर्स के लिए निकालना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 हमारे पास होगी। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कुलाम। Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कुलाम एंड डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो 30 सेंटीमीटर है, दैट मीन 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा। जिसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन। Exercise question 1.2. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in the air is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres and what is the force on the अदर स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्स की, तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो हमारे पास इसमें एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वो फॉलो होता है। तो दोनों पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल, इसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि पहले पार्ट में हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट विल बी के Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, फर्स्ट चार्ज इज 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, सेकेंड चार्ज इज 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाई फोर्स दैट इज 0.2 न्यूटन। तो आर स्क्वायर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 144 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आएगा, जिसका रूट लेने पे आर की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और जिसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3, check that the ratio ke square upon GME/MP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास फोर्स के ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, GME/MP, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया। और दूसरी साइड अगर हम लिखें फोर्स हमारे पास क्या आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और चार्ज अगर हम लिखें तो दोनों का चार्ज जो है वो बराबर होता है, तो दैट विल बी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास जो है वो आएगा। तो यहाँ पे अगर डायमेंशन लिखा लें कि के स्क्वायर की डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ के स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ आर स्क्वायर। ऐसे ही जी एम ई इंटू में एम पी, इसकी डायमेंशन भी हमारे पास किसकी डायमेंशन के बराबर आएगी, तो दोनों की डायमेंशन जो है वो बराबर अगर आ रही है, एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर आ रही है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है, दैट डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जी एम ई एम पी। यानी कि अगर जब रेशियो जब हम निकालने जाएंगे तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। दैट मीन्स दोनों ये जो हमारे पास आएगी के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, दिस इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमारे पास रहेगी। है डायमेंशन लेस तो है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू के लिए अगर अपने बात करें तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 ये हमारे पास ई की वैल्यू हो गई। इसके अलावा ई के लिए बात करें तो चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 गुलाम, उसका हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर हो गया।
divided by gravitational constant that is 6.67 into 10 to power minus 11 हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन जो दैट इज 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg जो है वो आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज रफली इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू पावर 39, ये इनका रेशियो रहता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.4 फर्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन of electrical charge when dealing with macroscopic that means large scale charges, अगर वो डील कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करें दैट आंसर इज इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड दैट मीन्स दिस कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो या क्या निकालोगे, या एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे या दो निकालोगे या तीन निकालोगे या अप टू n निकालोगे, और हर इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड चार्ज है वो कितना है ई की मतलब वैल्यू जो होती है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही हमारे पास होता है। तो यहाँ तो इतना चार्ज पॉजिटिव होगा इसके मल्टीपल में, टोटल चार्ज अगर लिखा जाए तो वो कितना होगा Q इंटू में Ne के बराबर होगा। यहाँ वो पॉजिटिव चार्ज होगा या वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपने एब्जॉर्ब किए हैं बॉडी ने तो उस कंडीशन में जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। In macroscopic or large scale charges, the charges used are huge as comparison to magnitude of their electrical charge. Hence, quantization of electrical charge is no use on macroscopic level. Therefore, it is ignored. तो बहुत ज़्यादा जब चार्ज आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, उसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका ऑर्डर 10 टू पावर माइनस 19 का रहता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.5 व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ charges appears on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो जब भी हम दो चीजों के लिए जब भी हम क्या करते हैं रबिंग करते हैं तो उस रबिंग के केस में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बॉडी से, जैसे एक हमारे पास दो बॉडीज हैं, इनको जब हमने आपस में रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रबिंग की वजह से एक से दूसरे में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे चले गए, अगर n इलेक्ट्रॉन चले गए तो उतना चार्ज जो है वो हमारे पास इसके ऊपर कितना आ जाएगा प्लस Ne चार्ज आएगा, और उतना इलेक्ट्रॉन उसमें जो है वो एक्स्ट्रा हो गई, इसलिए जो है वो हमारे पास इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर पहले नेट चार्ज क्या था, पहले नेट चार्ज जो था यानी कि ना तो पॉजिटिव था नेगेटिव था, नेट चार्ज क्या था जीरो, अभी भी मेरे पास जो नेट चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यही हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट रहती है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Exercise question 1.6 4 point charges QA 2 microcoulomb, QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, QD minus 5 microcoulomb are located at the corners of square of ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charges of 1 microcoulomb placed at the center of square? तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन को अगर हम एनालाइज करें तो ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि आपके पास चार चार्जेस हैं, एक आपके पास A पे रखा हुआ है, दूसरा B पे रखा हुआ है, तीसरा C पे, चौथा D पे। चार्जेस की वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो +2 माइक्रोकुलम का है, ये वाला जो है वो -5 माइक्रोकुलम का है, ये वाला चार्ज जो है दैट इज अगेन +2 माइक्रोकुलम एंड दिस इज अगेन -5 माइक्रोकुलम यहाँ पे है। अब बात करते हैं कि 1 माइक्रोकुलम चार्ज को अगर यहाँ पे इसके सेंटर पे रखा जाता है, लेट्स अज्यूम दैट इज O, तो रखा जाता है तो इसके ऊपर कितना फोर्स जो है वो लग रहा होगा। सबसे पहले एक चीज देखिए कि अगर ये साइड हमारे पास कितनी है, हमारे पास ये वाली साइड जो है वो अगर 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी अगर हमारे पास
10 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंसेस को अगर हम देखें तो BD जो डिस्टेंस होगी, BD डायगोनली अपोजिट, और AC जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 10√2 सेंटीमीटर आएगी। ऐसे ही अगर आप और डिस्टेंसेस लिखेंगे, जैसे क्या लिखना चाह रहे हैं, AO या BO या CO या DO, ये सारी डिस्टेंसेस दैट इज हाफ ऑफ डायगोनल, यानी कि वो सारी डिस्टेंसेस कितनी हैं, 5√2 सेंटीमीटर के बराबर है। सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इसकी वजह से जितना फोर्स लग रहा होगा, C की वजह से भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा। इस AC लाइन के अलोंग नेट फोर्स क्या आएगा, 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज Q/R² है। तो दोनों के लिए, चाहे वो A हो चाहे वो C हो, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसके बाद K तो कांस्टेंट होता ही है। Q हम A या C पे रखा हुआ चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, और स्मॉल q जो है वो O पे रखा हुआ चार्ज, तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास दोनों के लिए क्या है, सेम। तो अगर इधर हमारे पास F फोर्स लगता है तो इस डायरेक्शन में भी F फोर्स लगेगा। AC लाइन के अलोंग नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें BD के लिए, तो अगर हमारे पास B की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अब देखिए कि यहाँ पे B की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो उसके लिए भी वैल्यू दोनों साइड जो है वो हमारे पास F डैश के बराबर आएगी। अब यहाँ पे जो BO और BD का फोर्स है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, और जो हमारे पास A और C का फोर्स है दैट इज रिपल्सिव इन नेचर यहाँ पे है। और F डैश का भी हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर आएगा, क्योंकि दोनों साइड जो रखा हुआ है वो चार्ज सेम डिस्टेंस पे सेम चार्ज जो है वो आपका रखा हुआ है। नेट फोर्स इक्वल टू 0। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.7, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks, why not? दूसरा हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास कोई एक चार्ज है जिसकी वजह से जो है वो चारों तरफ फील्ड है, तो अगर हम फील्ड की बात करें तो डेफिनेशन क्या है कि जब भी आप वहां पे कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि जब आप लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से जो लाइन दिख रही है, अगर कहीं पे आपके पास ब्रेक आ रहा है, कहीं पे आपके पास जैसे मान लीजिए कि ब्रेक आ रहा है, इसका मतलब इस जगह पे कोई भी फील्ड नहीं है, जिस रीजन में आपका फोर्स नहीं लग रहा, तो ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं होती है। किसी चार्ज का अगर फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही ये फोर्स भी, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज K/Q1/Q2/R² के बराबर है, तो किसी एक चार्ज की वजह से जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली जो है फोर्स लगता रहेगा अप टू इंफिनिटी। सेकंड पार्ट की बात करें कि दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट जो है वो क्यों नहीं कर सकती, तो दो लाइन के इंटरसेप्ट करने का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट करती भी है लाइन, तो इसका मतलब एक फोर्स की डायरेक्शन को इधर बताएगा, दूसरा फोर्स की डायरेक्शन को इधर बताएगा। लेकिन हमें पता है कि फोर्स सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, तो फाइनली जो है वो एक ही हमारे पास उसका रिजल्टेंट जो है वो आने वाला है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा रिजल्टेंट लाइन्स ही हमारे पास बनती है। अगर लाइन इंटरसेप्ट करेगी मतलब फील्ड की जो है वो दो डायरेक्शंस होंगी, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.8, 2 point charges QA 3 microcoulomb, QB -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint of line joining the two charges? तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले दोनों को मेंशन करें कि हमारे पास एक जो है और उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है वो B है, और चार्ज की बात करें तो दैट इज +3 माइक्रोकुलम्ब एंड दिस वन इज -3 माइक्रोकुलम्ब। अगर हम इस पॉइंट को नाम देते हैं दैट इज O, दैट मीन्स AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो हमारे पास OB जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मिलेगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हमारे पास होगा। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की हम बात करें तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू A वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा, और ड्यू टू B वो नेगेटिव चार्ज है तो वो भी हमारे पास
इसी डायरेक्शन में जो है वो आएगा। अब वैल्यू की बात करें कि EA की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 3 इंटू 10 टू पावर -6, 10 सेंटीमीटर दैट इज 10 टू पावर -2 हमारे पास आया। तो ये वैल्यू जब हमने सॉल्व करी तो 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम हमारे पास वैल्यू आएगी। इसी तरीके से EB की वैल्यू निकालोगे तो सेम मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, वैल्यू विल बी 9 इंटू 10 टू पावर 9, 3 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -2। तो ये वैल्यू भी हमारे पास 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम आई। और अगर हमें नेट बताना है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल एडिशन जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो 2.7 प्लस 2.7 दैट इज 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। इसके बाद हमसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है, इफ a negative test charge of magnitude this is placed at this point, then what is the force experienced by the this charge। तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चार्ज इज 1.5 इंटू 10 टू पावर -9 एंड फील्ड इज 5.4 इंटू 10 टू पावर 6। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 8.1 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन। Exercise question 1.9. A system has two charges QA equal to 2.5 into 10 to power -7 coulomb and QB equal to -2.5 into 10 to power -7 coulomb located at points A equal to 0, 0, -15 centimeter and B 0, 0, +15 centimeter respectively. What are the total charge and electrical dipole moment of the system? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रखा हुआ है ये हमारे पास कौन से एक्सिस पे रखा हुआ है, Z एक्सिस पे रखा हुआ है। तो एक साइड हमारे पास +Z हो जाएगा, दूसरी साइड जो है वो -Z हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो A पॉइंट पे रखा हुआ है दैट इज A पॉइंट, और यहाँ पे चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू QA और जिसकी वैल्यू जो दी है वो 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो है 0, 0, -15। और इसी तरीके से B पॉइंट के लिए लिखेंगे तो उसका चार्ज जो है वो हमारे पास नेगेटिव में 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम है और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, 0, 15 यहाँ पे है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी आपका 15 सेंटीमीटर है और ये वाला भी ओरिजिन से जो है वो आपका बी भी 15 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है। 30 सेंटीमीटर का मतलब है कि 0.3 मीटर। अब बात करते हैं कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है दैट P इज इक्वल टू Q चार्ज इनटू में जो है उनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास आएगी। तो चार्ज कितना है दैट इज 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 एंड डिस्टेंस इज 0.3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 7.5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम मीटर। और कौन से एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो दैट इज अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस, along positive Z axis. Exercise question 1.10. An electrical dipole with dipole moment 4 into 10 to power -9 coulomb is aligned at angle 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to power 4 Newton per coulomb. Calculate the मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा होगा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है दैट P क्रॉस E होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
PE साइन थीटा के बराबर उसका मैग्नीट्यूड आएगा। P की वैल्यू की अगर हम बात करें तो दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर -9, इलेक्ट्रिकल फील्ड 5 इंटू 10 टू पावर 4 हमारे पास आ जाएगा, और साइन थीटा 30 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 हमारे पास होती है। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर C हमारे पास बचेगी, तो आंसर आएगा 10 टू पावर -4 न्यूटन मीटर। Exercise question 1.11. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to power -7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. तो अब आपके पास यहाँ पे इसने बोला है कि पॉलीथीन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वूल के पास फिर कैसा चार्ज होगा, तो वूल के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, तो दोनों पहले न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है वो वूल टू कहाँ पे हुआ है, पॉलीथीन में हुआ है। अब बात आती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए। तो Q का चार्ज हमारे पास नंबर इंटू में इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो चार्ज इज 3 इंटू 10 टू पावर -7 हमारे पास आया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 हमारे पास होता है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी 1.87 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या हुए हैं, वूल टू पॉलीथीन में ट्रांसफर हो गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो क्या हमारे पास मास का भी ट्रांसफर हुआ है, तो आंसर इज यस, मास का भी ट्रांसफर हुआ है। तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 1.87 into 10 to power 12 and mass of electron is 9.31 into 10 to power -31। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल 1.706 into 10 to power -18 kg। तो ये हमारे पास 10 टू पावर -18 kg के ऑर्डर का जो है वो मास आ रहा है। इसका मतलब ये मास जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर है। Exercise question 1.12. Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to power -7 coulomb? The radii of A and B are negligible as compared to distance of separation. And second part, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the amount and the distance between them is half? तो सबसे पहले वाले पार्ट को अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या बोला गया है कि उनका साइज रेडियाई जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा K(Q1 Q2) अपॉन R² हमारे पास आएगा। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 हमारे पास आई। Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6.5 इंटू 10 टू पावर -7, दूसरे के पास भी यही चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर हमारे पास आया, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1.5 टू 10 टू पावर -2 न्यूटन। ये राइट नाउ दोनों स्फीयर के बीच में जो है वो लगने वाला फोर्स है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि हमारे पास सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि नया फोर्स पूछा गया है। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन चार्ज जो है वो क्या कर दिया है, 2Q1 कर दिया है, और दूसरे में 2Q2 कर दिया है, और डिस्टेंस को जो है वो R/2 यहाँ पे कर दिया गया है। तो दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 16Q1 Q2 अपॉन R² हमारे पास आया, और 16 इंटू 1.52 इंटू 10 टू पावर -2 न्यूटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो दिस विल बी 0.243 न्यूटन। Exercise question 1.13. Two insulated charged copper spheres
A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. If the charge on each sphere is 6.5 into 10 to power minus 5 coulomb and the radii of A and B are negligible as compared to the distance between them. Suppose a sphere A and B have identical sizes. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first. Then brought in contact with the second and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? पे हम कैलकुलेशन अगर करेंगे, सबसे पहले हम A के लिए बात करते हैं कि हमारे पास A और उसके बाद दूसरा कौन है, हमारे पास B है और इनके ऊपर चार्ज जो है A के चार्ज हमारे पास क्या है, हमारे पास चार्ज दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू है और दूसरे का चार्ज भी हमारे पास क्या है, प्लस क्यू है। अब जब हम न्यूट्रल जो है एक आइडेंटिकल स्फीयर को पहले A के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जैसे ही हम मान लीजिए C है और इसका चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाके और फिर अलग करेंगे तो दोनों पे चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब नेट चार्ज कितना है, Q/2 और इसके पास भी हमारे पास कितना है, Q/2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास A बच जाएगा, ये हमारे पास C बच जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है कि अब B और C को जो है वो कांटेक्ट में लाओ और फिर उनको अलग कर दो, तो B और C का भी फिर से चार्ज जो है वो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना है, 3Q/2 है, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दैट विल बी 3Q/4 और इधर भी क्या आ जाएगा, 3Q/4 हमारे पास आएगा। तो दिस विल बी B एंड दिस विल बी C हमारे पास आया। तो C को तो अब हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमसे पूछा गया है कि A और B के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स के लिए अगर हम लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R² हमारे पास होता है। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 हमारे पास आई। Q1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, Q/2। Q/2 मतलब 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा, 2। Q2 की वैल्यू भी जो है वो है 3Q/4, तो 3/4 जो है वो हम बाहर लिख लेते हैं और Q की वैल्यू जो है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 यहाँ पे आया और डिवाइडेड बाई R² दैट मीन्स 0.5 का स्क्वायर आएगा। जब हम इस टर्म को जहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.703 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। ये हमारे पास इनका फाइनल आंसर रहेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.14 द फिगर शोज द ट्रैक्स of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charges. Which of the particle has highest charge to mass ratio? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो वो डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास आएगी और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस जो है वो करेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 हमारे पास, तीसरे के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही दूर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा चार्ज है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद इन दोनों के लिए बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों हमारे पास कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हमारे पास हैं। इसके बाद अगला आता है कि हमारे पास हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो अगर हम बात करें दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमारे पास किसकी बात कर रहा है, ईएमएफ की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास किसके लिए, किसके बराबर होती है, दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्लेक्शन, या हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन के बराबर होगी। थर्ड वाले पार्टिकल के लिए डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इस वाले के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.15 कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 3 × 10⁻³
I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 cm sine whose plane is parallel to YZ plane? तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज कि प्लेन जो है वो YZ प्लेन के हमारे पास यहाँ पे पैरेलल बोला गया है। अगर YZ के पैरेलल है तो उसका जो वेक्टर रहेगा, एरिया वेक्टर अगर हम जिसको बोलते हैं वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, वो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो अगर आप इसको 3D में इमेजिन करें, हमारे पास x, y और z, तो yz प्लेन में है तो एरिया वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? अलोंग x एक्सिस जो है वो हमारे पास आएगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स अगर हमसे पूछा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ई ए कॉस थीटा के बराबर, और E की वैल्यू जो है वो 3 इंटू 10⁻³ है। और इसके बाद एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारे पास हो जाएगा 10⁻², 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 और स्क्वायर करेंगे तो 10⁻², और cos 0 डिग्री हमारे पास आएगा। तो सॉल्व करने पे वैल्यू हमारे पास आएगी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आंसर जो है वो फर्स्ट पार्ट का आएगा। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल to its plane makes an angle 60 degree with the x axis। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसमें प्रोजेक्शन लेंगे, और अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई ए कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। E की वैल्यू वही 3 इंटू 10⁻³ हमारे पास आएगा, एरिया 10⁻², और cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। तो आंसर 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारे पास आएगा। Exercise question 1.16. Consider a uniform electrical field 3 into 10⁻³ I cap, that means along x-axis. What is the net flux of a uniform electric field through a cube of 20 meter oriented so that its faces are parallel to coordinate planes? तो यहाँ पे क्या मिला हमें? That all the faces of a cube are parallel to coordinate axis. Therefore, the number of lines entering in the cube is equal to the number of lines piercing out of the cube. As a result, net flux will be equal to 0. तो हमारे पास इसका जो अभी मैंने बोला उसका मतलब क्या है कि हमारे पास सारी फेसेस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इस डायरेक्शन से हमारे पास फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा बाकी ये जो 4 डायरेक्शन हमारे पास बचते हैं, 4 प्लेन, इनके लिए जो है वो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। देयरफॉर टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन 1.17 केयरफुल मेजरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8 into 10⁻³ Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? Second पूछा गया है if the net outward flux through the surface of box were 0, could you conclude that there are no charges inside the box? Why or why not? फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फ्लक्स दिया हुआ है कि फ्लक्स का हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमसे पूछा गया है कि चार्ज हमारे पास कितना है तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर न्यूटन कूलम स्क्वायर और मीटर टू पावर -2 जो है वो हमारे पास होती है। तो वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 8 इंटू में 10⁻³ जिसको सॉल्व करने में दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 8 हमारे पास 7.08 इंटू 10⁻⁻8 यानी कि 0.07 माइक्रो कूलम इज द आंसर। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है कि अगर किसी के सरफेस के थ्रू नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या है? फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब नेट चार्ज हमारे पास वहां पे क्या है? 0 है। तो इसके बाद एक चीज तो ये भी हो सकती है कि हमारे पास नेट चार्ज जो है वो 0 है, लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है।
ताकि जब आप सरफेस को इनक्लोज करते हो तो आपका नेट चार्ज क्या आ जाए, 0 आ जाए। Exercise question 1.18. A point charge plus 10 microcoulomb is at distance of 5 cm above the center of square of side 10 cm as shown in the figure. What is the magnitude of electric flux through the square? Hint: think of square as face of cube of side 10 cm. जो हिंट दिया है उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक हम क्यूब को कंसीडर करते हैं और उस क्यूब का जब आप सेंटर लोगे तो जैसे हम पॉइंट को नाम देते हैं कि ये पॉइंट O है, तो सेंटर जो है वो क्यूब का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये साइड अब हमारे पास शीट का ये वाली साइड है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है फ्लक्स कितना होगा। अगर हमें नेट फ्लक्स बताना हो तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है एक पूरे क्यूब के लिए। लेकिन सिर्फ इस एक साइड से अगर हमें बताना हो कि हमारे पास साइड से कितना फ्लक्स जा रहा है तो दैट विल बी Q नेट बाई 6, क्योंकि हमारे पास क्यूब में 6 साइड होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और चार्ज दैट इज गिवन 10 इंटू 10 टू पावर -6 है और 6 एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू हमारे पास जो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 10 टू पावर -12 पर न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर और मीटर टू पावर -2 हमारे पास आया। तो इसको सॉल्व करेंगे 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी 1.88 इंटू 10 टू पावर 5, क्योंकि फ्लक्स है तो दैट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। Exercise question 1.19. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 cm on the edge. What is the net इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस दिया गया है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 हमारे पास, न्यूटन टू पावर -1, कूलम्ब टू पावर 2 एंड मीटर टू पावर -2 हमारे पास रहता है। अब सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर -6 है डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, जिसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 2.26 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.20. ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ऑफ -10 to power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge if the radius of the Gaussian surface were doubled. तो यहाँ पे सबसे पहले कि जो आपके पास चार्ज रखा हुआ है, पहले किसी गॉसियन सरफेस में रखा हुआ है, बाद में भी आपके पास जो चार्ज रखा हुआ है, जो फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो सरफेस से वो सेम रहेगी। तो आप कितनी भी रेडियस को इंक्रीज कीजिए, जो फ्लक्स हमारे पास पहले था कितना था, -10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, वो अभी भी उसी से नई सरफेस से भी पास हो रहा होगा। ये हमारे पास क्या होगी, ओल्ड सरफेस होगी, ये हमारे पास न्यू सरफेस होगी, तो भी सेम फ्लक्स जो है वो पास हो रहा होगा। बात आती है कि हमारे पास चार्ज कितना होगा, तो phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा phi इंटू में एप्सिलॉन नॉट, और phi की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 10 टू पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 न्यूटन टू पावर -1 कूलम्ब स्क्वायर एंड मीटर टू पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल बी 8.85 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम्ब या -8.85 nano coulomb is the answer. Exercise question 1.21. A conducting sphere of radius 10 cm has a unknown charge. If the electrical field 20 cm away from the center of sphere is 1.5 into 10 to power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? सबसे पहली चीज रेडियली इनवर्ड बोला है, इसका मतलब जो स्फीयर में इनक्लोज चार्ज है उसकी नेचर कैसी है, आपके पास नेगेटिव है।
इसके बाद कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास होगा कितना, तो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो के की वैल्यू जो है दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर 9। क्यू जो है वो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 का स्क्वायर। हम क्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ई इंटू में, ई की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू पावर 3। इसके बाद d का स्क्वायर दैट मीन्स 0.2 का स्क्वायर हमारे पास डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर 9 आएगा। इसको सॉल्व करने पे 6.67 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम, यहाँ 6.67 नैनो कूलम। Exercise question 1.22. A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. तो सबसे पहले अगर हमें चार्ज पता करना है तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो चार्ज डेंसिटी दैट मीन सिग्मा इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्फेयर का एरिया हो जाएगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे 80 इंटू 10 टू पावर -6, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस तो है हमारे पास 1.2 का स्क्वायर। तो सारी चीज़ों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो चार्ज आएगा 1.447 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो फ्लक्स अगर पूछा जाए तो दैट इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1.447 इंटू 10 टू पावर -3 है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1.63 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.23. An infinite line charge produces a field of 9 into 10 to power 4 Newton per coulomb at distance of 2 cm. Calculate the linear charge density. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2k लैम्डा बाई डी हमारे पास रहता है, जिसको अगर हम लैम्डा निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू E इंटू में D और डिवाइडेड बाई 2k। E की वैल्यू अगर हम लिखें तो दैट इज गिवन 9 इंटू 10 टू पावर 4। D की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, और 10 टू पावर k की बात करें तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 जो है वो हमारे पास वैल्यू रहती है। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कूलम पर मीटर। Exercise question 1.24. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, plates have surface charge densities of opposite signs and of magnitude 17 into 10 to power -22 coulomb per meter square. What is E in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हमारे पास रहते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने दो प्लेट्स ड्रॉ की, एक पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो आपका फील्ड है वो दोनों ही साइड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। तो E इज इक्वल टू 17 इंटू 10 टू पावर -22 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो सॉल्व करने पे 1.92 इंटू 10 टू पावर -10 न्यूटन पर कूलम जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी के साथ जो हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे, और साथ में इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर जो है वो वीडियो अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें।